अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है लेक्चर नंबर 4 क्वांटम मैकेनिक्स 2 का। टॉपिक है हाइड्रोजन एटम। इससे लेक्चर नंबर 3 प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने सेंटर ऑफ मास और रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट किया था और हमने उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की थी। आज हम क्या करेंगे, आज हमने एंगुलर पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ना है। रेडियल पार्ट भी होता है और एंगुलर पार्ट भी होता है। हमने आज एंगुलर पार्ट करना है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें टॉपिक सही से क्लियर हो जाए और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम जो एंगुलर पार्ट के जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सब सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम रेडियल पार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टॉपिक में हमें करना क्या है ताकि हमें ये चीज़ पता हो कि हमें क्या करना है, तो हमें चीज़ें आसान लगें। हमने एक इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें ये इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। एंगुलर पार्ट क्या होता है, वाई, एम ऊपर होता है, एल नीचे होता है, ये इक्वल होता है इस चीज़ के। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है, ये फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या होते हैं, आपके एग्जाम में कह दिया जाता है y12 कैलकुलेट करो, y31 कैलकुलेट करो, y21 कैलकुलेट करो, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते होते हैं, तो आपने उनको कैसे कैलकुलेट करना है, इस फार्मूले के ज़रिए कैलकुलेट करना है। तो हमें इस फार्मूले को क्या करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहली बात ये चीज़ निकालनी है। अब इसमें जो पी एम एल कॉस थीटा है, इसकी वैल्यू भी ये होती है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। अब इस पर एक टर्म आती है पी एल एक्स, उसकी वैल्यू ये होती है। अब आप लोगों के एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये वैल्यूज़ दे दी जाती हैं, अगर नहीं दी जाती तो आप इनको याद कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ये वैल्यूज़ गिवन होती हैं। और अगर इनकी डेरिवेशन आ जाए तो आज हमने डेरिवेशन करनी है, साथ में हम एक क्वेश्चन करेंगे। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये सारे y12, y प्लस माइनस 2, ठीक है, y31, y232, y33, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, जितने पॉसिबल हो सकते हैं वो हम एक इससे नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 5 होगा उसमें हम करेंगे। और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। तो आप लोगों ने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये जो टॉपिक है ना, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 ये स्टार्ट, इससे जो आप लोगों ने अगर लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा तो आप लेक्चर नंबर 3 पहले देख लो, या फिर आप इक्वेशन को याद कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। लेक्चर नंबर 3 में हमने हमने सेंटर ऑफ मास देखा था और हमने रिड्यूस मास क्या होता था वो देखा था, और इससे हमने हाइड्रोजन एटम की एक इक्वेशन निकाली थी, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस इक्वेशन से शुरू हो रहा है। अब ये इक्वेशन कैसे आई थी वो हम लेक्चर नंबर 3 में कर चुके हैं, तो आप लोग पहले जाके बेशक लेक्चर नंबर 3 देख लो, तो उसमें आप लोगों को इजी हो जाएगा। उसमें हमने श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे आती है, एक हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, उसके वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन यही होती है। श्रोडिंगर इक्वेशन में जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास एक इक्वेशन आई थी। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती थी, एच साई इज इक्वल टू ई साई। हमने इसमें हमने ये देखा था, अगर हाइड्रोजन एटम है तो उसमें 2 मास होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। हाइड्रोजन एटम में 2 मास होते हैं, एक होता है रिड्यूस मास और एक होता है उसका टोटल मास, ठीक है। अब मैं आप लोगों को डिटेल नहीं बताऊंगी, अगर आप लोगों ने डिटेल देखनी है तो आप लोग लेक्चर नंबर 3 देख सकते हो। एक रिड्यूस मास होता है, एक टोटल मास होता है। आगे फर्दर हम इनको सॉल्व करते जाते हैं, तो हम बाद में देखते हैं कि अगर हम रिड्यूस मास को सॉल्व करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, हम इसको अलग कर लेते हैं और रिड्यूस मास वाले को अलग कर लेते हैं। फिर हमने देखा था कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक इसमें एनर्जी की ये वैल्यू आती है जो क्वांटाइज नहीं होती, ठीक है। देन हमने कहा था कि हम इस केस को नहीं लेते, तो हम हाइड्रोजन एटम में टोटल मास को नहीं लेते, हम कौन सा मास लेते हैं, रिड्यूस मास, तो ठीक है। और अब हमने श्रोडिंगर इक्वेशन जो ली थी उसमें हमने रिड्यूस मास लिया था, ठीक है। ये हैमिल्टोनियन होता है ना, मास क्या है, -h²/2m होता है ना, तो हमने मास कौन सा लिया हुआ है, रिड्यूस मास वाला लिया हुआ है। इसका रीज़न लेक्चर नंबर 3 में है। देन हमने उसको फर्दर सॉल्व किया था, हमारे पास ये इक्वेशन आई थी। उसके बाद हमने यहाँ पे जो डेल स्क्वायर यूज़ किया था, हमने कहा था कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम होता है वो स्क्वायर शेप में, सॉरी राउंड शेप, सर्कुलर शेप में नहीं होता, वो स्फेरिकल होता है। अगर स्फेरिकल होता है तो हमने स्फेरिकल वाला कोऑर्डिनेट यूज़ किया। ये वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने EMT में प्रूफ भी की हुई है, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली। अब आपने यहाँ पे सिंपल डेल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी थी, ये चीज़ ऐसी आ गई थी, इस इक्वेशन तक हम पहुँचे थे। देन हमने यहाँ तक हमने की थी। आज जो हमने करना है, यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, इससे हमने आगे सोल्व करना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज़ करके। आपको पता है कि आपके पास जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसका कंपोनेंट क्या होता है, रेडियल पार्ट उसका, ठीक है, ये क्या होता है, रेडियल पार्ट। और एक उसका होता है थीटा, जो कि आपके पास क्या होता है, एंगुलर पार्ट, ठीक है। एक होता है फाई। आर थीटा फाई कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास
आर थीटा फाई। स्फेरिकल में ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो हमने इनको, हम क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने इनको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज़ किया, आर कंपोनेंट को अलग किया। जो ये वाले 2 होते हैं ना, थीटा और फाई, ये एंगुलर पार्ट होता है, और इसको हमने वाई लिख दिया। वाई हमारे पास क्या होता है, एंगुलर पार्ट, और आर क्या होता है, रेडियल पार्ट। रेडियल पार्ट को अलग लिखा, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज़ किया। ठीक है, ये मेथड। अब जहाँ जहाँ साए है वहाँ पे आपने क्या कर देना है, इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। जैसे ये साए जो है एक एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है। जब मैं साए को एक एक के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, फिर मैं साए की वैल्यू पुट करूँगी, तो यहाँ आप देखो साए की मैंने क्या वैल्यू पुट करनी है, आर और फाई। तो अब इसकी क्या है, डेरिवेटिव आर है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आर पुट किया, वाई क्या होगा, कॉन्स्टेंट, प्लस, ठीक है, ये थीटा के रिस्पेक्ट से है, मीन्स के इसके साथ मैं वाई लिखूंगी, आर क्या है, कॉन्स्टेंट, उसको बाहर लिख दिया। बाकी चीज़ें वही हैं, बस साए की जगह ना मैं आर और वाई की वैल्यू पुट कर रही हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, फाई के रिस्पेक्ट से है, मीन्स के एंगल की रिस्पेक्ट से है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, एंगल में फाई भी है ना, तो यहाँ डेरिवेटिव के साथ मैं लिख दूँगी वाई, और आर जो होगा वो बाहर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आर वाई आ गया, और ये हमारे पास 0 हो गया। अब मैंने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को आर और वाई से मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन 1/RY। ठीक है, आप इस तरह लिखो, डिवाइडेड बाय RY। तो जब मैं करूँगी तो यहाँ क्या होगा, देखो ये आर वाई से करूँगी तो ये वाई से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आर रह जाएगा। इस इक्वेशन को जब करूँगी तो आर से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वाई रह जाएगा। यहाँ पे भी सिर्फ वाई रह गया, प्लस यहाँ से करूँगी तो आर वाई पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म रह जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ इतना किया, मल्टीप्लाई बाय 1/R। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 1/R² को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब किससे लिया, इस वाली टर्म से और इस टर्म से, R² वाई को कॉमन ले लिया, बाकी चीज़ें वही हैं। 1/sin थीटा, पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा, साइन थीटा, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल थीटा, प्लस ये, ठीक है, ये चीज़ें वही हैं, और ये भी एज इट इज़ आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैं मल्टीप्लाई करूँगी R² के साथ। ठीक है, जब मैं R² के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ वाला R² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का भी R² कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास एक टर्म आएगी। ठीक है, तो आप लोग ये टर्म देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं पर भी R² नहीं है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, वहाँ पे +2mR² था, E माइनस वी था ना, अगर आप पीछे देखो तो मैंने V माइनस ई लिख दिया और प्लस के साथ क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ओके, अब हमने क्या ये इक्वेशन यहाँ तक लिख दी। अब इसमें मेरे पास क्या है, रेडियल पार्ट भी है, एंगुलर पार्ट भी है। मैंने इनको इकट्ठा इसलिए लिखा क्योंकि ये वाली टर्म इसमें क्या है, रेडियल पार्ट है। मुझे क्या चाहिए, मेरा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, एंगुलर पार्ट, तो मुझे एंगुलर पार्ट चाहिए। ये पूरी टर्म जो है ये इसमें क्या है, एंगल, तो ये एंगुलर पार्ट है। मैंने एंगुलर पार्ट के लिए इस टर्म को पूरे को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट ऐसे नहीं करते, आपको किसी कांस्टेंट के इक्वल रखना पड़ेगा, तो मैंने इस पूरी टर्म को इक्वल रख दिया -L+1 के। ठीक है, सेम इसी तरह मैंने इस टर्म को किसके इक्वल रख दिया, L+1। अब ये माइनस है, ये प्लस है, ओवरऑल इक्वेशन क्या थी, =0, तो 0 ही बनेगी ना। ठीक है, ये इक्वेशन जब एंगुलर पार्ट देखेंगे ना तो तब देखेंगे इसको क्या करना है, L+1, ये हमारे पास क्या है, -L+1। अब ओवरऑल ये =0 ही देगी, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब एंगुलर पार्ट है, मैंने यहाँ पे इस एंगुलर पार्ट को लिखा -L+1। अब यहाँ से क्या करना है, मैंने इसको sin² थीटा वाई से मल्टीप्लाई करवाया। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो आप देखो यहाँ से एक साइन जो है वो इस sin² थीटा से मल्टीप्लाई करवाना है ना, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, साइन थीटा, पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा। ठीक है, साथ वाई से भी मल्टीप्लाई करवाना था तो वाई से कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ एज इट इज़। प्लस यहाँ पे अगर देखो मैं sin² थीटा वाई से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, sin² कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा और साथ में वाई बच जाएगा, y² पार्शियल² वाई पार्शियल फाई² और साथ में वाई आ गया, =- -L+1। और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा sin² थीटा वाई। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करवाए। अब उसके बाद हमने क्या चूज़ किया, एंगुलर पार्ट। एंगुलर पार्ट भी आगे क्या है, अगर आप देख सकते हो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाऊँ मैं इसके ऊपर, तो इसमें एक फाई कंपोनेंट है, ये फाई है, और ये क्या है, थीटा कंपोनेंट है। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या बता रहा है कि थीटा का कैपिटल, ठीक है, ये कैपिटल में लिखा हुआ है, थीटा कैपिटल, साथ में फाई आ गया, ये स्मॉल थीटा है और ये हमारे पास क्या है, स्मॉल फाई है, और ये आपके पास क्या है, लार्ज थीटा और लार्ज वाई।
अब जहाँ जहाँ y है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, ये चीज़। तो अब देखो मैंने y की जगह क्या पुट किया। अब ये किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, थीटा के रिस्पेक्ट से, तो थीटा साथ लिखा, फाई को बाहर लिख दिया जैसे हमने पीछे किया अभी। प्लस इस ये जो माइनस है उधर जाएगा तो प्लस l+1 साइन स्क्वेयर थीटा, और y की जगह थीटा और फाई आ गया। साथ में प्लस ये वाला पार्शियल स्क्वेयर, फाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, फाई इसके साथ रखा, और जो बड़ा वाला थीटा है उसको बाहर लिख दिया। अब मैंने इसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना थीटा और फाई से। जब थीटा और फाई से डिवाइड करूँगी मैं, यहाँ देखो मैंने यहाँ पे क्या थीटा और फाई, तो यहाँ पे फाई इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रहेगा साइन थीटा और ये वाला थीटा, पार्शियल और पार्शियल थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा, सॉरी ये मिस्टेक है, ये नहीं, ये चीज़ एज इट इज़ है, ये थीटा के रिस्पेक्ट से था, थीटा साथ दिखा, फाई यहाँ बाहर था तभी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा पार्शियल और पार्शियल थीटा, साइन थीटा पार्शियल ये थीटा फाई आ गया, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। यहाँ से भी मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या होगा ये वाला कैंसिल होगा, फाई रह जाएगा एक नीचे, ठीक है। तो ये फाई आ गया, पार्शियल स्क्वेयर फाई ओवर पार्शियल फाई स्क्वेयर, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन तो आपको करनी आती है ना, कि डिवाइड करेंगे तो कौन सी कटिंग हो रही है और कौन सी रह गई। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, एक मेरे पास क्या है फाई कंपोनेंट है और एक थीटा का कंपोनेंट है। एंगुलर पार्ट में मुझे क्या करना है, इनको अलग अलग सॉल्व करना है। तो ये मेरे पास क्या है फाई का कंपोनेंट है, ठीक है, फाई कंपोनेंट, और ये मेरे पास पूरा जो है ये क्या है थीटा का कंपोनेंट है, ठीक है। ये पूरा जो है मेरे पास क्या है थीटा का कंपोनेंट है। अब मैंने इसको एक कांस्टेंट के इक्वल ले लेना, मैंने इसको एम स्क्वेयर के इक्वल ले लिया, ठीक है। और इसको क्या करना है, इसको पॉजिटिव एम स्क्वेयर के इक्वल ले लो, इसको माइनस एम स्क्वेयर के इक्वल ले लो, ठीक है। तो अब ये ओवरऑल क्या देगा, ज़ीरो ही देगा, ज़ीरो ही देना चाहिए, ठीक है। एम स्क्वेयर के ही क्यों इक्वल लिया, क्योंकि एम और एल जो है वैसी चीज़ है जिसको आप स्क्वेयर की फॉर्म में लिखते हो। तो यहाँ पे मुझे जिसके भी इक्वल लेना था ना वो स्क्वेयर की फॉर्म में इक्वल लेना था। अगर मैं किसी एक कांस्टेंट ए के इक्वल ले लेती, जो कि ए तो स्क्वेयर की फॉर्म में नहीं है ना, ए को मैं ए स्क्वेयर नहीं लिख सकती। अगर मैंने किसी कांस्टेंट के इक्वल लेना है तो मुझे इमेजिनरी टर्म देगा। तो मैंने इसको एक ऐसी चीज़ के इक्वल लिखना जो कि स्क्वेयर फॉर्म में आ रही है, तो वो मेरे पास एल में पहले ले चुकी हूँ, तो अब मेरे पास क्या है एम, ठीक है। एल अभी नहीं लेना तो मैंने एम ही लिया, ठीक है। फाई इक्वेशन को अलग लिखा, ये मेरे पास फाई इक्वेशन थी जिसको मैंने माइनस एम स्क्वेयर के इक्वल लिया हुआ था। अब यहाँ से इस फाई को मैं उधर भेज दूँगी, यहाँ पे ये चीज़ रह गई। अब फाई जो है वो इक्वल होगी ई आई आयोटा एम फाई। अब ये आपके पास क्या बन रही है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है ना, पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल फाई स्क्वेयर फाई ये प्लस एम स्क्वेयर फाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर आप प्लस को साइड पे ले जाओ, इसका सोल्यूशन आपने याद रखना है कि आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन क्या है ई आयोटा एम फाई। अब आपको पता है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है, इसका एक क्या है रेडियल पार्ट है और एक उसका क्या है थीटा और एक फाई कंपोनेंट, ठीक है। ये आपके पास जो पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन से, ये आपके पास क्या होता है रेडियल कंपोनेंट होता है आर, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे जो इसका प्रोजेक्शन बन रहा होता है ये आपके पास क्या होता है थीटा कंपोनेंट होता है, और यहाँ पे जो बन रहा होता है एंगल वो आपके पास क्या होता है, ठीक है, इस तरह कुछ बन रहा होता है, ये आपके पास क्या होता है फाई। ये आपके पास थीटा कंपोनेंट इधर आ रहा है, थीटा कंपोनेंट ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से इनकी जो होती है तीनों कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर आप फाई कंपोनेंट को देखो तो आपके पास फाई कंपोनेंट क्या होता है, अच्छा 2 पाई क्या होता है, अगर आप एक रोटेशन कर रहे हो, ठीक है, फाई कंपोनेंट क्या करता है रोटेशन का काम होता है उसका। तो अगर ये चीज़ क्या कर रही है रोटेट कर रही है और रोटेट करके अगेन 2 पाई क्या होता है पूरा चक्कर काटना, ठीक है, इस तरह से, ठीक, इधर वापस अपनी जगह पे आ गई है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास 2 पाई के बाद फाई जो है वो सेम है क्योंकि वो अपनी जगह पे वापस आ गया। तो आफ्टर 2 पाई रोटेशन फाई हमारे पास क्या आता है सेम। तो यहाँ पे आप ई एम आई आयोटा एम फाई की जगह 2 पाई पुट करो तो ई की पावर क्या हो जाएगी 0, वो हमें 1 देती है, ठीक है। तो इसका मतलब आप फाई के कंपोनेंट में कोई भी रोटेशन करवा दो तो वो आपके पास सेम ही आता है। आयोटा एम फाई इज इक्वल टू ई आयोटा एम 2 पाई 1 ही आंसर देगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो आपके पास है ये हमारे पास ये वैल्यू सेम आ जाती है जब आपके पास m की वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन है, ठीक है। जब m ये वैल्यू होगी m की तो हमारे पास फाई जो होगा वो सेम आ जाएगा। आपने याद क्या रखना है, अच्छा ये याद रखना है कि आपके पास जो फाई होता है वो इसके इक्वल होता है,
ठीक है, हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया, 5 कंपोनेंट। आपके पास क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका एक वेव फंक्शन होता है। श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, हमारे पास क्या आती है, वेव इक्वेशन आती है, जो कि आपके पास आर, थीटा और फाई, ये तीनों कंपोनेंट्स हमने सॉल्व करने हैं। तो इस लेक्चर में जो हम कर रहे हैं वो थीटा और फाई कंपोनेंट सॉल्व कर रहे हैं, और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, आर कंपोनेंट सॉल्व करेंगे। और हम श्रोडिंगर इक्वेशन याद रखना है, जो सॉल्व कर रहे हैं वो हम रिड्यूस मास रख के सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा वाला मास रख के हमने सॉल्व किया था तो एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं आ रही थी, ठीक है, वो सिंपल आ रही थी, तो हमें क्वांटाइज एनर्जी हमें इसमें मिल रही थी। तो हमने रिड्यूस मास रखा, तब हमने इसको सॉल्व किया श्रोडिंगर इक्वेशन, तो हमारे पास एक वेव इक्वेशन आई। ये लेक्चर नंबर 3 में बातें बताई गई थी। ओके, अब हमारे पास क्या था, ए की वैल्यू क्या आई है, EIM5, ठीक है। ये क्या है, फाई की वैल्यू अभी मैंने कहा था याद रखनी है। फाई की वैल्यू क्या आई है, EIM5। मैं अगर इसको नॉर्मलाइज करूँगी तो क्या हो जाएगा, ए साथ कंपोनेंट लगा दिए, नॉर्मलाइज आप ऐसे ही करते हो ना, एक कंपोनेंट ए साथ लगा देते हो, तो ए ये होगा, ए स्टेरिक क्या होगा, माइनस आयोटा, आयोटा के साथ माइनस साइन आ जाएगा। अब इनको नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, फाई जो होता है वो रोटेट करते हैं 0 to 2 पाई, ठीक है, ये उसकी रोटेशन की वैल्यू याद रखनी है। ए स्क्वेयर ई माइनस आयोटा M5, ई पॉजिटिव आयोटा M5, नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू तो याद होगी ना, ए स्क्वेयर साई स्टेरिक। हमारे पास यहाँ पे क्या है, फाई है, तो हम इसको फाई बना देंगे, ए स्क्वेयर फाई की वैल्यू और फाई स्टेरिक की वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास क्या बचेगा, फाई। ठीक है, ये कैसे आया, क्योंकि ये जो हमारे पास है ये कैंसिल हो जाएगी, 1d5, और ये हमारे पास इक्वल होगा फाई के। इसकी इंटीग्रेशन आप करोगे तो अब यहाँ पे 0 to 2 पाई लिमिट पुट करेंगे, 2 पाई इज इक्वल्स टू 1, ए की वैल्यू आ गई 1/2 पाई। तो ये हमारे पास पूरी नॉर्मलाइज होकर जो फाई की वैल्यू आई है वो ये है। ये आप लोगों ने ये वैल्यू याद रखनी है। अब इससे ना हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं। अगर आपको एल की वैल्यू दे दें कि एल की वैल्यू 0 है, और सिर्फ गिवन ये होगा कि एल की वैल्यू 0 है। अब आपको पता है कि एल की वैल्यू अगर 0 है तो उसमें हमारे पास एम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो आपने एम को 0 रखना है, और वो कहते हैं कि फाइंड फाई पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला ये होता है 1/√2 पाई EIM5। तो आपने यहाँ पे एम की जगह क्या पुट कर देना है, 0। ई की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो सिंपल क्या आ जाएगा, 1/√2 पाई। और अगर वो कहते हैं कि एल की वैल्यू क्या है, 1 है। अब अगर एल की वैल्यू 1 है और वो कहते हैं कि हाइड्रोजन एटम का फाई पार्ट कैलकुलेट करो, तो आपको पता है कि जब एल की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास एम जो होता है वो क्या होगा, 0 + 1 - 1, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ी हुई है ना कि एम क्या होता है जब एल क्या होता है। तो यहाँ पे -1 0 + 1, तो हमने सबसे पहले एम को 0 रखा, ये आया, एम को 1 रखा, तो ई आयोटा एम की जगह 1 रखोगे, फाई आ जाएगा। साथ में अब ई की एम की -1 रखना है, तो यहाँ पे माइनस आयोटा फाई आ गया, ठीक है। सेम इसी तरह अगर आपको दे दे कि एल की पावर जो है वो 2 है, और आप फाई पार्ट जो है हाइड्रोजन एटम का कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एम की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वो क्या होगी, 0 1 2 -1 -2, ठीक है। आप एम की वैल्यू को पहले 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, फिर -1 रखोगे, -2 रखोगे, ठीक है। सेम ऐसे जैसे 1 का केस था, 0 रखा, 1 रखा, -1 रखा, ठीक है। तो आपको फाई पार्ट कैलकुलेट करना आ गया कि हम फाई पार्ट किसी भी हाइड्रोजन एटम का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद हमारे पास थीटा इक्वेशन, जिसको हमने एम स्क्वेयर वहाँ पे मैंने मार्क किया था ना, उसे आपने उस इक्वेशन को पूरा लिखना है। वो आपके पास क्या है, थीटा की इक्वेशन है। अब उसको लिखा, मैंने मल्टीप्लाई किया थीटा के साथ, तो ये थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा रह जाएगा, और यहाँ से ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो आपके पास कैंसिल हो गया था ना, मल्टीप्लाई किया, यहाँ एक थीटा आ जाएगा, और इस माइनस वाले को मैं प्लस वाले को मैं इधर मूव करवाया तो माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपके पास क्या है, हमने एक कोफिशिएंट लिया था ना इसको, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को इक्वल किया था, तो ये हमारे पास क्या था, एक कोफिशिएंट था। अब ये कोफिशिएंट था, लेकिन ये यहाँ पे आके क्या बन रहा है कि वेरिएबल बन गया। तो जब हमारे पास कोफिशिएंट्स वेरिएबल बन जाए तो हम एक सिंपल मेथड नहीं यूज़ कर सकते। तो हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो एसोसिएटेड लेजेंडर मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। एम कोफिशिएंट ऑल्सो वेरिएबल, व्हेन कोफिशिएंट बिकम वेरिएबल वी यूज़ एसोसिएटेड लेजेंडर वाला नहीं, एसोसिएटेड लेजेंडर यूज़ करेंगे, ठीक है। मेथड टू सॉल्व दिस,
ठीक है। APML cos थीटा, ये हमारे पास होती है इक्वेशन। अब यहाँ से हमारे पास ये लेजेंडर की इक्वेशंस हैं। ठीक है। PML हमारे पास क्या होती है, इसकी वैल्यूज़ आप लोगों ने याद, वैसे ज़्यादातर ये गिवन होती है। ठीक है, जब प्रॉब्लम्स करनी हो, लेकिन जब आप डेरिवेशन कर रहे हो तो फिर गिवन नहीं होगी। PML हमारे पास ये वैसे ना यहीं तक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हमने क्या करना है, PML की वैल्यू बता दी है, वो इसके इक्वल होती है 1 - x² m/2 d/dx PLFX। आगे से PLFX की वैल्यू होती है 1/2 L फैक्टोरियल DLO d/dx L x² - 1L। ये क्या है, ये लेजेंडर के पॉलिनोमियल्स हैं। आपने अगर MMP की होगी तो आप लोगों को ये पता होगा कि लेजेंडर के पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इनसे, क्योंकि इस टॉपिक में जो ज़्यादा आते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं। डेरिवेशंस नहीं इतनी पूछी जाती, क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। हमने 5 पार्ट को करना सीख लिया, कैसे किए जाते हैं। अब हमारा थीटा पार्ट रह गया है। हमने जैसे 5 पार्ट को सीखा, इसी तरह हमने थीटा पार्ट को सीखना है। लेकिन जैसे हमने वहाँ पे 5 की वैल्यू निकाली थी, हमारे पास थीटा की भी तो वैल्यू होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू हमें दिख रहा है कि हमें यहाँ से इसको a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। जैसे हमने नेक्स्ट हमें क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है, जिसमें हमने थीटा की अभी वैल्यू देखी है कि APML x होता है लेजेंडर पॉलिनोमियल से, जिससे हमने वैल्यू निकाली थी। ठीक है, हमने डायरेक्ट लेजेंडर पॉलिनोमियल का सोल्यूशन लिख दिया था। अब हमें क्या करना है, इसको नॉर्मलाइज करना है, तो इसके लिए हमें एक थीटा चाहिए होता है, एक थीटा स्टेरिक चाहिए होता है। ठीक है, अब अगर आप देखो, और थीटा की लिमिट क्या होती है, 0 to पाई होती है। जैसे फाई की क्या थी, 0 to 2 पाई थी। अब यहाँ पे हमारे पास थीटा जो है वो ये फंक्शन है एक्स का, यहाँ पे भी फंक्शन है एक्स का। और जबकि हमें जब नॉर्मलाइज करना है तो नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, आप ए, ठीक है, A² में बाहर लिख रही हूँ। ठीक है, थीटा होता है, थीटा स्टेरिक होता है, उसको 1 के इक्वल रखना होता है। और सॉरी, d थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास कहते हैं नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है ये फंक्शन है एक्स का। यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ एक्स, जबकि हमें इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स में कन्वर्ट करना है, इसको क्या करना है। और लिमिट भी क्या होती है, 0 to माइनस थीटा टू प्लस थीटा ही लिमिट होंगी, जो 0 to पाई है। तो मुझे ऐसे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है एक्स में, ताकि ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव भी क्या आ जाए, एक्स के रिस्पेक्ट से लेना पड़े। इस डी थीटा को मुझे क्या करना है, एक्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैंने इसको एक्स में कन्वर्ट किया तो मुझे इसकी लिमिट्स को भी थीटा से हटा के किस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, एक्स में कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। तो कन्वर्जन में कैसे करूँगी, ठीक है, ये मैं आप लोगों को अलग से समझा रही हूँ, यहाँ समझ नहीं आ रहा था आप लोगों को। अब क्या होता है कि हमारे पास एक्स जो है वो कॉस थीटा है। जब एक्स कॉस थीटा है तो मैं, अगर आपको पता है कि जब आप 0 to पाई लिमिट होती है ना थीटा की, और थीटा स्टेरिक और थीटा को नॉर्मलाइज करते हो, तो आपने यहाँ पे क्या लगाना होता है, साइन थीटा डी थीटा, और उसको आप इक्वल टू 1 रखते हैं। नॉर्मलाइजेशन जो होती है थीटा की ऐसे होती है, ये याद रखनी है आपने, ये बात लिखनी है। उसके बाद आपने कहना है कि एक्स हमारे पास होता है कॉस थीटा लेजेंडर पॉलिनोमियल में, करके भी बताऊंगी कैसे होता है, अभी आप सिर्फ सीखो इसको। तो हम इसका जब डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, डी एक्स, साथ में लेकिन माइनस डी एक्स आई है। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट किया कि 0 to पाई थीटा स्टेरिक थीटा डी एक्स, साथ में माइनस बाहर आ गया 1। ठीक है, अब आप क्या कर दो, लिमिट्स पुट कर दो। लिमिट्स जो है अभी भी क्या है, थीटा में है। मैंने इसकी जगह तो थीटा को कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया, मैंने कहा कि मुझे पता है कि जब थीटा का नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है तो हम उसमें ये चीज़ साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं अपना आंसर परफेक्ट लाने के लिए। तो अब मेरे पास एक्स जो होता है कॉस थीटा होता है, यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की और मैंने यहाँ पर पुट कर दी। लेकिन अब लिमिट्स कैसे पुट करूँगी, मेरे पास एक्स जो है वो कॉस थीटा है। अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या करती हूँ, लिमिट 0 to पाई है, मैंने इन्हीं को यूज़ करना है। मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूँगी तो कॉस क्या देगा, कॉस 0 क्या होता है 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +1। सेम मैंने x की वैल्यू जो है वो क्या पुट की, पाई पुट की, 180 पुट की, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस 180 क्या होता है -1, तो x की वैल्यू क्या होगी -1। तो मेरे पास यहाँ पे लिमिट्स आ गई कि x की लिमिट्स जो है वो -1 to +1 है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस थीटा स्टेरिक की वैल्यू पुट की, थीटा की वैल्यू पुट की, dx लिमिट पुट की, -1 to +1, सॉरी, जब 0 है, x 0 है तो ये हमारे पास क्या वैल्यू दे रही है, +1, और जब 180 ऊपर है तो x की वैल्यू क्या है, -1 है।
तो +1 to -1 APML, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आगे सॉरी बनाते बनाते वीडियो बंद हो गई थी, पता ही नहीं लगा। तो हम यहाँ थे कि हमने थीटा क्या लिखा, थीटा लिखा, थीटा स्टेरिक लिखा और ये =1 और x में कन्वर्ट कर दिया। आप लोगों ने जो याद रखनी है वो बस ये बात है कि जब भी आप थीटा को नॉर्मलाइज करते हो तो साइन थीटा जो होता है वो यहाँ पे लगाना ज़रूरी होता है। ओके, अब यहाँ पे ये जो पूरी टर्म है ना, इसका सोल्यूशन होता है, और वो सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पूरी टर्म का सोल्यूशन होता है ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ साथ में ये जो डिराक डेल्टा का फंक्शन आता है, ये डिराक डेल्टा का फंक्शन जो है ये 1 होगा तो आपके पास ये इक्वेशन इसके इक्वल आ जाएगी पूरी, ठीक है। ये चीज़ 1 हो जाएगी जब L जो होगा वो L प्राइम के इक्वल होगा। लेकिन जब L प्राइम के इक्वल नहीं होता तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, इसका सोल्यूशन 0 आ जाएगा। लेकिन अभी जो है L प्राइम के इक्वल है तो ये 1 हो जाएगा और हमारे पास ये पूरा जो है इसका सोल्यूशन आ गया। अब ये जो है इसका सोल्यूशन आ गया। मैंने यहाँ से a² की वैल्यू निकालनी है, क्यों नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 जो है वो उस तरफ चला जाएगा, तो 2l+1 ऊपर हो जाएगा, नीचे 2 और l-1 l+m। a का, ठीक है, a है, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या आ गया है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ गया। तो आपने यहाँ पे a की जगह क्या है उसकी वैल्यू पुट की, साथ में p/ml(x) एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, थीटा रेडियल पार्ट है, सॉरी थीटा पार्ट है। अब फाई पार्ट हमने कैलकुलेट जैसे किया था ना, सेम उसका फॉर्मूला था जैसे छोटा सा, इसी तरह ये आपके पास क्या है, थीटा पार्ट है, और इस थीटा पार्ट का क्या है, ये पूरा फॉर्मूला याद रखना है। अब आपको कुछ ऊपर m होता है नीचे l होता है, ये भी याद रखना है। अब वो क्या कैलकुलेट करने को कह सकते हैं कि थीटा 0, 1 या थीटा 0, 0 कैलकुलेट करो ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपने ये पूरा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, जिसमें p/ml cos x कैसे फाइंड करेंगे उसका भी अलग सा फॉर्मूला होता है। अब हम ये फाइंड करते हैं। अब इनको सॉल्व करने से पहले ना लेजेंडर के लिए कुछ आपने इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखनी है, तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। पहली तो ये कि आपके पास जो x होता है वो cos थीटा के इक्वल होता है, जहाँ भी x होगा आपने cos थीटा पुट कर देना। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, cos² थीटा प्लस sin² थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगी, sin² थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos² थीटा। sin² थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos क्या होता है x, तो x² हो जाएगा, और sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस x², ठीक है। एक बात आपने ये याद रखनी है कि जो sin थीटा जहाँ भी होगा वो 1 माइनस x² के इक्वल लेना है, और जहाँ भी आपके पास cos थीटा होगा वो x के इक्वल लेना है। अब ये आपके पास क्या है, कुछ लेजेंडर की टर्म्स होती हैं, लेकिन मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बताऊंगी, ठीक है, वैसे ही याद होती हैं। अगर हमारे पास क्या है, L0 गिवन है और वो कैलकुलेट करने को कह दे कि P कैलकुलेट करो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, L0 है तो M को हमने खुद से 0 लेना है, P क्या हो जाएगा, L0 की जगह 0 इज इक्वल्स टू 1/2 0, L की जगह 0, जहाँ जहाँ L है वहाँ वहाँ आप क्या कर दो, 0 पुट कर दो। तो आपके पास ये जो P इसकी वैल्यू ना P0(x) की L0 दे दें और कह दें कि P0(x) कैलकुलेट करो, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है और 1 आ गया। सेम वो कहते हैं कि L जो है वो 1 है। अब अगर L 1 है तो आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है P1(x), तो आपने इस फॉर्मूले में क्या कर देना, L की जगह 1 रख देना है, और डेरिवेटिव का क्या मतलब है, आपने इसका 1 का मतलब है कि डेरिवेटिव एक ही दफ़ा लेना है। तो इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो 2x, 2 से कैंसिल हो जाएगा, x आया और x की जगह हमने क्या लिखना है, cos थीटा। तो आपके पास जो P1(x) होता है वो क्या होता है, cos थीटा। अब ये अलग अलग मैं करना क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्वेश्चंस क्या है कि हमें ये ये अलग अलग वैल्यूज़ चाहिए होंगी, तो ये हम पहले से निकाल के रख लेंगे और फिर आपको भी पता लग जाएगा फिर कि हमने निकाली हुई, हम उसमें सिर्फ जस्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब L2 कैलकुलेट करें, L2 है तो P2 कैलकुलेट कर लो, D के ऊपर क्या आ जाएगा, सिंपल 2, तो आपने इसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। अब देखो 1/2 क्या हो जाएगा, 2² 4, 2 फैक्टोरियल D², और ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर पहले खोलना है, इसका स्क्वायर खोलेंगे, फिर इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो ये आया, मुझे एक दफ़ा और लेना है तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गई P2(x) की वैल्यू।
अभी हमने क्या कैलकुलेट करना सीखा है, ये टर्म पी एल ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखी है। इस फॉर्मूले से फॉर्मूला गिवन होगा, एल की वैल्यू गिवन होगी और आपने इसमें पुट करते जाना है, आपके पास सिंपल वैल्यूज आती जाएंगी। अब हमने क्या करना है, ये पी एम एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पी एम एल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एल जीरो गिवन होगा तो हमने एम को जीरो पुट करना है और हम इसमें जीरो जीरो पी जीरो जीरो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पी जीरो जीरो कैलकुलेट कर लिया, इसमें एम की जगह आपने सिंपल जीरो पुट किया, टू यहाँ पे जीरो, डेरिवेटिव जब जीरो लेते तो वो वन आता है, जीरो नहीं आता। ठीक है, डेरिवेटिव के ऊपर जीरो होगी तो वो वन पूरी बन जाएगी, इक्वेशन वन आ गई। पी जीरो वन लेना है तो एम की जगह क्या रखना है, जीरो, और एल की जगह क्या रखना है, वन। माइनस वन की पावर क्या होगी, ठीक है, जहाँ जहाँ इनकी सिंपल आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, अगेन ये टर्म क्या हो जाएगी, वन। एक्स आ गया तो एक्स की जगह cos थीटा पुट कर देंगे। अब पी वन वन कैलकुलेट करना है, इस फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करो, एक दफ़ा डेरिवेटिव है एक्स का लेंगे तो वन ही आ जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, साथ में माइनस साइन है तो माइनस साइन थीटा। अब जब हमने थीटा पार्ट कैलकुलेट करना होता है तो उसमें हमारे लिए उसमें पी को कैलकुलेट करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये जो वाई होता है ना, इसको हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स भी बोलते हैं। इसमें आपके पास एक थीटा कंपोनेंट, थीटा की वैल्यू पुट करनी होती है आपने, और आपने फाई की वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, तो हमने फाई को तो प्रॉपर जो भी हमें वैल्यू गिवन होगी हम फाई इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा अभी हम सीख रहे हैं, थीटा की वैल्यू में भी हमें क्या करना होता है, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये तो हो गई फाई की। अब थीटा हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है, उसका अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, ये फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले के लिए ना हमें ये चीज़ चाहिए होती है, पी एम एल कॉस थीटा। तो जो भी आपको गिवन हो, 0100 कुछ भी गिवन हो, तो आपको उसके लिए पी एम एल कॉस थीटा पहले निकालना है। तो अभी जो हम सारा काम कर रहे थे ना, वो पी एम एल कॉस थीटा कर रहे थे। पी एम एल कॉस थीटा का आगे से क्या होता है, ये पी एम एल की वैल्यू होती है जिसमें पी एल एफ एक्स भी निकालना होता है। तो ठीक है, पहले आपको ये निकालना पड़ता है, फिर आपको ये निकालना पड़ता है, फिर आपको इसकी वैल्यू जो निकाली थी उसमें पुट करनी पड़ती है, तब आपके पास ये। ठीक है, जो अभी हमने सारा कुछ निकाला है वो इसलिए निकाला है ताकि हम बाद में सिर्फ अपने ये जो थीटा पार्ट सॉल्व करें, इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर सकें। तो अभी तक हम इतना काम कर रहे हैं, तो इसका एक और मेथड भी बताती हूँ, डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, पहले पी एम एल निकालते हैं। ठीक है, पहले हम ये निकालते हैं, फिर इसको अगेन इसमें पुट करते हैं, तो उससे बेहतर है हम इकट्ठा ही निकाल लें। तो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आए ना, तो आपको ये दो फार्मूलाज गिवन होंगे, तो आपने इन दोनों को कंबाइन करना है और कंबाइन करके एक फार्मूला बना लेना है। वो आपको डायरेक्ट मेथड बता रही हूँ। ठीक है, ये दो फार्मूलाज थे, इन दोनों को इकट्ठा कैसे करेंगे, देखो माइनस वन एम, ये सारी चीज़ें सेम है। टू एल, एल फैक्टोरियल को इसके नीचे लिख दिया, डी बाई डी एक्स एम एल, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, एल प्लस एम एक्स स्क्वेयर माइनस वन एल। तो दो फार्मूलाज गिवन हो गए, आपने इनको कंबाइन करना है, एक फार्मूला बना देना है और डायरेक्ट हम यहाँ से पी एम एल कैलकुलेट करेंगे। अब अगर एल की वैल्यू ज़ीरो हो और एम की वैल्यू भी ज़ीरो गिवन हो और वो कैलकुलेट करने को कहें, तो हमें सबसे पहले पी ज़ीरो ज़ीरो कैलकुलेट करना है, क्योंकि एम क्या है, ज़ीरो है, एल भी क्या है, ज़ीरो, तो पी ज़ीरो ज़ीरो बनता है। माइनस वन एम की जगह ज़ीरो पुट किया, वन माइनस एक्स स्क्वेयर एम की जगह ज़ीरो बाई टू, टू एल की जगह ज़ीरो, ज़ीरो फैक्टोरियल, डी बाई डी एक्स एज इट इज़, एल ज़ीरो प्लस ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो, एक्स स्क्वेयर माइनस वन एल की जगह क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये चीज़ क्या देगी आपको, वन। ये चीज़ बेशक ज़ीरो हो, ठीक है, ये और ज़ीरो का फैक्टोरियल भी ज़ीरो नहीं होता, ज़ीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, वन। तो पूरी कैलकुलेशन के बाद आपके पास क्या आएगा, वन आंसर आएगा। ठीक है, तो इजी मेथड है, सिर्फ एक ही फॉर्मूले से करना है। देन आपके पास पी ज़ीरो वन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपने इस सारी में आपने एम की जगह ज़ीरो पुट करना है, एल की जगह वन पुट करना है, एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव लेना है, टू एक्स, टू से कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। फिर एल वन और एम भी वन हो तो वन वन, यहाँ पे एम और एल की जगह वन रखने हैं, इसका दो दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आया है, थीटा का पार्ट आ गया है। थीटा का जब पार्ट आ गया है तो हमने यहाँ पे थीटा के पार्ट के लिए सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, ये चीज़ पी एम एल कॉस थीटा। अब इसके अलग अलग फार्मूलाज गिवन है, अगर आप इसमें देखो तो पी एम एल का गिवन है, पी एल एक्स का गिवन होता है। अगर आपके एग्जाम में गिवन भी हो तो आपने इनको क्या करना है, इकट्ठा कर लेना, कंबाइन करके एक फार्मूला बना लेना। पहले पी एम कैलकुलेट करोगे, फिर पी एल ऑफ एक्स कैलकुलेट करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे आपने माइनस वन की पावर एम, ठीक है, देखो सब चीज़ें सेम है, टू एल, एल फैक्टोरियल को इसके नीचे रख दिया, डी बाई डी एक्स बेसिस सेम है तो पावर जेड हो जाएंगी, एल प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस वन एल। ठीक है, दोनों को कंबाइन किया, एक फार्मूला बना दिया। अब अगर एल ज़ीरो गिवन हो
और m0 गिवन हो तो कैलकुलेट करना हो रेडियल पार्ट थीटा पार्ट कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, PML कैलकुलेट करना होता है। तो PML के ज़रिए यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, m की जगह हमने 0 रखा, यहाँ पे जहाँ जहाँ m है और l है वहाँ पे 0 रख देना है, 0 + 0 0। ये चीज़ क्या होगी 1, और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, कैलकुलेट करोगे 1 आंसर आएगा। यहाँ पे m की पावर क्या रखनी है 0, l क्या रखना है 1, तो 0 1। ओके, अब 0 + 1 क्या होता है 1, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, तो ये 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, सॉरी 1 का फैक्टोरियल 1, 2 की पावर 1 2, तो 2 हो जाएगा 2x, x आ जाएगा, x cos थीटा होता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या गिवन है, l 1 गिवन है और m भी 1 गिवन है। यहाँ पे l जहाँ जहाँ l है वहाँ m, जहाँ जहाँ l है वहाँ 1 पुट कर दो, जहाँ जहाँ m है वहाँ भी 1 पुट करोगे इस फॉर्मूले में। और इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, तो ये -1 1 - x² 2 d/dx 2x हो गया, साइन थीटा 2 2 से कैंसिल, माइनस साइन थीटा आ गया। अब क्या रखना है, l की पावर 1 रखनी है, l 1 और m अगर 1 -1 गिवन हो, ठीक है, ये गिवन होंगे कि l 1 रखो m -1 रखो, तो सिंपल आपने वहाँ पे रखनी है और ये अपनी कैलकुलेशंस कर लेनी है। यहाँ पे 1 - x² आ रहा है, तो ये चीज़ हम पे पता है कि इक्वल होती है, इसका 1/2 भी है साइन थीटा के, तो 1/2 साइन थीटा। अच्छा, अब हमारे पास गिवन क्या होता है कि l 0 है, m 0 है और आप थीटा कैलकुलेट करो। तो थीटा कैलकुलेट करेंगे तो थीटा m की जगह 0, l की जगह 0 0 0। तो मैंने PML कैलकुलेट कर चुकी हूँ, सेम उसी तरह आपने जैसे पीछे मैंने PML कैलकुलेट करना सिखाया वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 2 0 1, तो 1 हो जाएगा 1/2, ठीक है। 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 1 ये चीज़ क्या आई थी पीछे से देखोगे कि 0 0 क्या था, P0 0 1, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 1/√2 1, तो इसका मतलब इस पार्ट की वैल्यू क्या आई 1/√2। सेम इसी तरह 0 1 कैलकुलेट करने के लिए कह दें तो आपने PML मीन्स के P01 के पीछे से वैल्यू कैलकुलेट करनी है जैसे अभी सिखाई है। उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी cos थीटा, यहाँ पे वो पुट करनी है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी इसमें इस फॉर्मूले से, और इधर आपने ये कैलकुलेट करना है √3/2 cos थीटा। थीटा 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे l की जगह क्या पुट करो 1, m की जगह क्या पुट करोगे 1, और यहाँ पे P 1 1 पीछे से कैलकुलेट करोगे, माइनस साइन थीटा वैल्यू आई थी और इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे, देन आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह थीटा -1 1 भी दे सकते हैं, तो ये भी आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इस चीज़ को हमें पता है कि स्फेरिकल हार्मोनिक्स बोलते हैं जब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं थीटा पार्ट और रेडियल पार्ट को। अब क्या कैलकुलेट करने को कहा जाता है जी, y0 0 कैलकुलेट करो। तो y0 0 के लिए हमारे पास हमने क्या कैलकुलेट करना होता है, सिर्फ ये गिवन होता है कि y0 0, तो हमें ये याद रखना है कि y/ml होता है। यहाँ पे m की वैल्यू 0 गिवन है, l की वैल्यू भी क्या गिवन है 0, ठीक है। याद रखना है कि m ऊपर होता है l नीचे होता है। तो यहाँ से हमने l 0 लिखा, m 0 लिखा, और हमने देखा कि जब हमारे पास थीटा 0 0 था, हमने पीछे कैलकुलेट किया तो वो था 1/√2। सेम इसी तरह हमने फाई कैलकुलेट करना है 0 पे, तो वो हमारे पास आया था 1/√2 पाई। हम कैलकुलेट कर चुके हैं सारी, से जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा y की वैल्यू 1/√4 पाई। सेम इसी तरह l की वैल्यू क्या गिवन हो 1। अब इस तरह से अगर आप लोगों के क्या गिवन हो y0 1 कैलकुलेट करने को कहते हैं, वो y0 1 का क्या मतलब है कि m जो है वो 0 है और l क्या है 1 है। अब यहाँ पे आपने जो थीटा पार्ट पीछे निकाला था 0 1 पे, वो √3/2 cos थीटा था। सेम 5 पार्ट निकाला था, उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे जस्ट पुट कर रही हूँ, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब अगर L1 और M 1 हो मीन्स के y+1 1 कैलकुलेट करना है, तो आपने यहाँ पे जो +1 के लिए निकाली थी और यहाँ पे थीटा 1 1 सॉरी +1 1 1 निकाला था, उसकी वैल्यू पुट करनी है। L1 और -1, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है ऊपर -1 और 1, तो इसकी वैल्यूज़ आ गई। सेम अगर ये चीज़ ना गिवन हो,
और वो कह दें कि L जो है वो 1 है, सिर्फ कह दें कि L 1 है और स्फेरिकल हार्मोनिक्स कैलकुलेट करो, तो तब आपने रखना है कि L 1 है तो M 0 भी हो सकता है, M 1 भी हो सकता है, M माइनस 1 भी हो सकता है, तब आपने ये तीनों कैलकुलेट करने हैं। लेकिन अगर गिवन हो कि सिर्फ Y 01 कैलकुलेट करो या Y माइनस 1 कैलकुलेट करो, तब आपने सिंपल जब ये कैलकुलेट करने को कहा जाए सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे ये थीटा का पूरा सॉल्व करना है जो हमने पीछे किया है, फिर 5 पार्ट भी पूरा सॉल्व करना है, ये आंसर आएंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा। लेकिन अगर ना कहा जाए, सिर्फ कहा जाए कि एल की ये वैल्यू और स्फेरिकल हार्मोनिक्स कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब कि हमें एम की पावर 0 रख के पूरा सॉल्व करना है, एम की पावर 1 रख के पूरा सॉल्व करना है, एम की पावर -1 रख के पूरे सॉल्व करना है। थीटा भी निकालना है, 5 भी निकालना है, लेकिन इतना लंबा नहीं दिया जाता, यही एक कैलकुलेट करने को कह दिया जाता है। उसके अलावा इस तरह भी कैलकुलेट करने को कह दिया जाता है कि Y10, तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि पहले L होता है फिर M होता है, तो ये चीज़ क्या है L और ये क्या है M, और जब हम इस तरह लिखते हैं तो ऊपर क्या होता है M L, लेकिन यहाँ पे इसके Y के साथ क्या होता है L होता है, तो ये यहाँ से याद रखना है कि Y के साथ वाला क्या है L है, फिर M है। नेक्स्ट जो हम वीडियोस है उसमें हमने ये सारे कैलकुलेट करने हैं, अभी सिर्फ 1 के लिए कैलकुलेट करना सिखाया है। नेक्स्ट हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन नहीं होगी कि एग्जाम्स में कैसे आ सकते हैं +2 1 Y30 या Y30 इस तरह लिखा हो सकता है, सारे सॉल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।